आज की कहानी के बारे में मैंने वैसे आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक डरावना हादसा है जो कि मेरे और मेरे परिवार के साथ तब बीता जब हम पिछले साल सालासर बालाजी के दर्शन करके दिल्ली वापस आ रहे थे, और वो भी रात में। और अगर आप भी हाईवे पर रात में ड्राइव करना पसंद करते हैं तो ये स्टोरी बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस रोड ट्रिप के दौरान और उसके बाद मेरे परिवार ने जो झेला वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को भी मेरी राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की कहानी को। और हाँ, एक बात और कि इस स्टोरी में मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम बदल दिए हैं, जैसा कि मुझे मेरी पत्नी ने कहा था। पहले तो उन्होंने मना ही किया कि आप ये स्टोरी चैनल पर डालो ही मत, क्योंकि उन सब डरावने इंसिडेंट्स को याद करके वो आज भी अपने घर में डर जाती हैं। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। बात है पिछले साल जून की। मेरी वाइफ अनीता, छोटा भाई अमन और उसकी वाइफ दिव्या, इन सब का प्लान बन जाता है। अकेले ये लोग प्लान बना लेते हैं कि खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन करने के बहाने राजस्थान घूमते हैं। अब उन्हें पता था कि अगर वो सिर्फ घूमने के बारे में बात करेंगे तो शायद मैं कभी राज़ी नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार की नज़रों में मैं बहुत ही बोरिंग इंसान हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है नहीं। तो अमन का फ़ोन आता है कि भैया दिव्या और भाभी की बात हुई थी, सैटरडे संडे में चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो जैसा उन्हें एक्सपेक्टेड था, मैं मना करता हूँ, भाई मुझे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, 2 दिन की छुट्टी है, उसमें भी तुम लोग इधर उधर ले जाओगे। तो वो फिर मुझे बहाने से ले जाते हैं कि भैया पहले खाटू श्याम जी चलेंगे और उसके बाद सालासर बालाजी। अब खाटू श्याम जी मैं कभी गया नहीं था आज से पहले, और सालासर बालाजी हनुमान जी, अब वो तो अपने फेवरेट हैं ही। तो मैं राज़ी हो गया, मैं चलो ठीक है। अब अगले दिन 5 बजे सुबह हम लोग अपने घर से निकल जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए। खाटू श्याम जी दोपहर तक हमारे दर्शन हो गए थे, और फिर हम शाम तक पहुंच जाते हैं सालासर बालाजी। सालासर बालाजी दर्शन करने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, नींद आ रही है, क्योंकि कल रात को भी मैं बहुत लेट सोया था और आज सुबह यहाँ चले आए और पूरे दिन ड्राइविंग रही, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो मैं सबसे कहता हूँ, मैं एक काम करते हैं, यहीं जहाँ पार्किंग वाला है ना, तो पार्किंग वाले के ही पीछे रूम्स बने हुए हैं, तो वहाँ रूम ले लेते हैं, रेस्ट करेंगे 2-3-4 घंटे और फिर रात को ही निकल चलेंगे। और ऐसा ही होता है। मैंने पार्किंग वाले से 2 रूम्स की बात कर ली, और क्योंकि उसकी पार्किंग के पीछे ही रूम्स बने हुए थे, तो उसने अपना एक लड़का भेजा हमारे साथ और 2 रूम्स दिखा दिए हमें कि आपके दोनों के ये रूम्स हैं। अब मैंने तो तुरंत अपना सामान उसमें रखा साइड में, और कुछ ना सोचते हुए सीधा बेड पर लेट गया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और मैंने इनसे बोला, भाई तुम दोनों उस कमरे में चले जाओ और भाई तुम भी आराम कर लो। तभी इन तीनों की आवाज़ एक साथ आती है कि आप आराम कर लो, हम क्या करते हैं, थोड़ा मंदिर और आसपास घूम आते हैं। तो मैंने कहा, अभी आप मंदिर से ही तो आए हो, सब लोग वहाँ दर्शन कर तो लिए, अब वहाँ क्या घूमना है? बोला, नहीं सिर्फ मंदिर में ही दर्शन करके आए हैं, आसपास की मार्केट नहीं देखी, और देखते हैं आसपास में क्या देखने लायक है। तो मैं एक काम करो, फिर अमन को ले जाओ और जल्दी आ जाना। बोला, नहीं आप इतने सो, और हम जब तक आप उठोगे जब तक तो आ ही जाएंगे। अब मुझे ये तीनों के तीनों लोग बिल्कुल बेवकूफ़ दिखाई दिए कि जब आप सबको आराम करना ही नहीं था तो 2-2 रूम्स क्यों लिए, एक ही रूम ले लेते। पर चलो, मैंने सारा सामान एक ही रूम में रख लिया इसमें, और अंदर से लॉक लगाकर मैं सो गया। अब इन लोगों को गए हुए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, इतने ही वो पार्किंग वाला लड़का वापस आता है और मेरा गेट बजाता है, और मैं नींद में भयंकर, मैं, हाँ भाई बोलो क्या बात है? कह रहा, भाई साहब हमारा अपना ढाबा भी है, अगर आपको खाना खाना हो तो आप ऑर्डर दे सकते हो, खाना आपके रूम में भी आ जाएगा, या फिर अब आप वहाँ आके खा लेना। अरे मैं, भाई आ जाएंगे, बता देंगे, अभी मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, और जब हम जाएंगे तो खाना खाते हुए चले जाएंगे। और हाँ भाई साहब, आपका 11 बजे तक का बुक है, तो आप लोग 10:30 बजे ही आप लोग रेडी हो जाइएगा, ताकि 11 बजे तक हम ये रूम फिर वापस किसी और को दे दें। मन के, अच्छा अच्छा भाई, अब 11 बजे तक तो सो जाऊँ। अब वो नींद तो मेरी ख़राब कर ही गया।
अब मैंने टाइम देखा, मैं यार लगभग आधा घंटा हो गया और ये लोग वापस नहीं आए अब तक। अब वो भाई मेरी नींद तो ख़राब कर ही गया है। अब मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत देर मोबाइल चला लेते हैं। अब मोबाइल में मैं रील्स ही देख रहा था कि इतने ये लोग आएंगे, फिर गेट खटखटाएंगे, फिर नींद ख़राब होगी। इससे बढ़िया तो जैसे ही आएंगे उसके बाद तुरंत सो जाऊंगा, और 2 घंटे भी आराम करने को मिल गया तो बहुत है। अब मोबाइल चलाते चलाते मुझे कब 1.5-2 घंटे हो गए, और मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ मैं अभी 10 मिनट में आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे। तब मैंने फ़ोन मिलाया अमन को। मैं, भाई कहाँ हो तुम लोग, और 2-2.5 घंटे हो गए, तुम्हें कुछ है भी कुछ, या फिर बस यहाँ घूमने ही आए हो? तो हाँ हाँ भैया बस 2 मिनट में आते हैं। अब ये सब लोग अप्रॉक्स 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ रूम पर पहुँच जाते हैं। अब घूम फिर के इन सब साहब लोगों को लगने लगी है भूख, तो ये कहते हैं कि एक काम करिए, आप सो जाओ और हम तीनों लोग जाके खाना खा लेते हैं, और फिर आप बाद में खा लेना अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है तो। मन की नींद कहाँ आ रही है, तुमने सारी नींद तो मेरी ख़राब कर ही दी, तो चलो अब खाना ही खा लेते हैं। अब खाना खाते खाते हमें लगभग आधा पौना घंटा हो गया, और निकलते निकलते वही 11 बज गए जो हमने सोचा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इतनी सारी डिटेल्स क्यों बताई, कि ये लोग मार्केट में सामान लेने के लिए गए थे, फिर मैं इनको ढूंढने वापस गया, वहाँ गया। दरअसल जब ये लोग वहाँ मार्केट में थे तो वहाँ मंदिर के बाहर इनसे कुछ ऐसी गलती हो गई मेरी वाइफ से, जिसकी वजह से ये काफ़ी समय तक परेशान रही। यही नहीं, हमारा पूरा घर परेशान रहा। अब हम लोग निकल लेते हैं वापस सालासर बालाजी से दिल्ली की तरफ। और गाड़ी में बैठते के साथ ही मैंने अमन को बोला, भाई देख मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं तो अभी गाड़ी चला नहीं पाऊँगा। जैसे ही दिल्ली जयपुर हाईवे आ जाएगा तो चाय पीने के लिए कहीं गाड़ी रोकना, और फिर वहाँ से मैं चला लूँगा। तो अमन कहता ठीक है भैया, जब जयपुर वाला हाईवे आ जाएगा जब आप बेशक चला लेना, आप जब तक आराम करो। तो मैं गाड़ी में बैठते के साथ ही विद इन सेकेंड्स सो जाता हूँ, और लगभग आधे घंटे के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अमन ने बहुत शार्प टर्न लिया कहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी मोड़ी, और मैं एकदम झटके से उठा। अरे मैं, भाई आराम से चला, क्या हो गया? कर भैया वो सामने से वो ट्रक वाला आ गया था, तो साइड में उतार कर फिर राइट भी लेनी थी मेरे को, तो इसलिए थोड़ा झटका लग गया आपको। अरे मैं आराम से चला, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, क्या हो गया? अब मेरी नज़र जाती है रास्ते पर। मैं, भाई ये कौन सा रास्ता है? ये तो वो वाला रास्ता नहीं है जहाँ से हम आए थे। तो अमन बताता है कि भैया वो जो जिस रास्ते से हम लोग आए थे, उस रास्ते पर जब मैंने मैप लगाया तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा था, और ये वाला जो रास्ता है ये बिल्कुल ब्लू रास्ता दिखा रहा है मैप पे, बिल्कुल विदाउट ट्रैफिक, और टाइम भी कम दिखा रहा है। हम टाइम से पहले पहुंच जाएंगे जयपुर वाले हाईवे पर। और भाई साहब का दिमाग देखो, अगर इसे लोकेशन लगानी थी तो लोकेशन लगानी चाहिए थी घर की। इसने लोकेशन लगाई जयपुर हाईवे पर कोई होटल है उसकी। अब तभी मैं इसको थोड़ी दूर चलने के बाद ही वहाँ रोकता हूँ जहाँ एक पंचर वाले की शॉप होती है। मैं गाड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ लगा, और यहाँ पंचर वाले से इससे पूछ लेंगे कि रास्ता कैसा है, अगर तुझे यहाँ से चलना ही है तो। अब पंचर वाले से हम पूछते हैं तो पंचर वाला बताता है कि हाँ रास्ता तो बिल्कुल आपको खाली मिलेगा, लेकिन एक तो ये वन वे है, और दूसरा ये कई गाँवों के बीच में से होकर जाएगा। और भाई साहब अगर आप लोग फैमिली के साथ हैं तो मैं तो बोलूँगा आप वापस चले जाओ, और रात का टाइम है, अगर रास्ते में कहीं गाड़ी ख़राब हो गई या पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सुनसान रास्ता एकदम ये। अब मैं उसकी तरफ गर्दन हिला के, ले सुन ले। तभी पीछे से बाकी जो हमारी पार्टी है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, रास्ता खाली तो है, और वन वे से क्या हो गया जब वो बता रहा है कि बिल्कुल ट्रैफिक होगा ही नहीं। और अमन भी इंसिस्ट करता है कि चलो ना भैया इधर से चलते हैं, रात का व्यू भी बहुत बढ़िया आएगा, वरना हम ट्रैफिक में परेशान हो जाएंगे। मन कि चलो कोई बात नहीं चलो, पर भाई गाड़ी ध्यान से चलाइयो और स्पीड तेज़ रखना पूरे रास्ते, और चाहे कोई सामने से कितना ही हाथ दे गाड़ी रोकनी नहीं है। करा ठीक है भैया। अब अभी हमें चले हुए लगभग 1 घंटा हो गया है, और रास्ते में सिर्फ हमारी ही गाड़ी दिखाई दे रही है। दूर दूर तक लेफ़्ट साइड में खेत हैं, राइट साइड में खेत हैं। बहुत बहुत देर बाद कोई गांव आ रहा है, और उन गांवों में मुश्किल से एक दो घर दिखाई दे रहे हैं। रात में जहाँ तक हमारी गाड़ी की लाइट जा रही है सिर्फ वहीं तक दिखाई दे रहा है, ना कोई स्ट्रीट लाइट ना कुछ।
और ऊपर से रोड भी वन वे। अब मेरी वाइफ बोलती है मुझे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी जहाँ से हमने राइट टर्न लिया है हम पहले भी यहाँ अभी थोड़ी देर पहले घूम के गए हैं? मन के नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं। करे देखो ये राइट साइड वाला जो ये पेड़ है ये अजीब सा, ये थोड़ी देर पहले भी आया था और हम ना शायद गोल घूम गए एक बार। अब मैं मैप देखता हूँ। अब मैप देखने के बाद मुझे तो नहीं लगा कि हम यहाँ से एक बार होकर गए हैं। मैं हो सकता है एक ही तरह के 2-3 पेड़ होंगे इसलिए ऐसा लग रहा हो। अब मैंने बोला हो सकता है कि एक ही तरह के दिखने वाले 2-3-4 पेड़ भी तो हो सकते हैं और ये सब सूखे सूखे पेड़ हैं, लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से गाड़ी में धम से कुछ राइट साइड में लगा और मैं पूरा हिल गया एकदम बैठा बैठा। अमन ने एकदम ब्रेक मार दी। लेफ्ट और राइट रियर व्यू मिरर में हमने देखकर गाड़ी तुरंत रोकी और बाहर निकल गए। अब बाहर निकलकर कुछ भी नहीं, ना ही कोई कुत्ता, ना ही कोई बिल्ली, ना ही कोई जानवर, कोई और कुछ भी नहीं। अब मैंने अमन को बोला, मैं अमन एक काम कर, तू बैठे साइड और गाड़ी में चलाऊंगा। अब गाड़ी में बैठते के साथ ही मैंने गाड़ी 90-100, 110 लगभग इतनी तेज भगानी शुरू कर दी। मेरे दिल में एक अलग तरह का डर था कि आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा कि आजकल लोग गाड़ी के शीशे पर अंडा फेंक कर मार देते हैं और उसके बाद फिर गाड़ी के साथ लूटपाट कर देते हैं। मेरे दिमाग में इस तरह का कुछ चल रहा है। तभी यहाँ से मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर के बाद बीच रास्ते पर 4-5 ड्रम रखे हुए हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर या फिर बैरिकेटिंग के लिए। मैंने गाड़ी थोड़ी सी स्लो करी पर रोकी नहीं और देख रहा हूँ ना ही कोई राइट साइड में कोई बैठा है, ना ही लेफ्ट साइड में बैठा है कोई, और ना ही कोई रोशनी जल रही है वहाँ पर। सिर्फ इन ड्रम्स के ऊपर जो टेप लगी होती है, रिफ्लेक्टिव टेप, उसकी वजह से ये ड्रम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अमन बोलता, भैया साइड में लगा लेना, हो सकता है पुलिस की चेकिंग होगी। अरे मैं भाई अगर पुलिस की चेकिंग होती तो कोई होता ना यहाँ सामने दिखाई देता। अब मैंने गाड़ी फिर वापस तेज कर ली और साइड से जितनी भी जगह मिली थी कच्चे पक्के में से उतार के और वहाँ से भगानी शुरू कर दी वापस। मेरे दिल में अब पक्का ये डर बैठ चुका है कि पक्का ये लूटपाट वाला एरिया है और यहाँ 101% लूटपाट होती ही होती है। और जब मैंने गाड़ी इस तरीके से निकाली वहाँ से तो सब लोग भी एक तरीके से डर गए थे। अब अमन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि देखूं एक बार वहाँ कोई है तो नहीं, तो उसे वहाँ पीछे तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन पीछे वाली सीट पर जहाँ दिव्या और अनीता बैठी हुई थी वहाँ डिक्की में उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई इंसान बैठा हुआ है और सिर्फ उसका सर ही सर दिख रहा है और बड़े बड़े बाल। ऐसा लग रहा है कोई फीमेल बैठी हुई है, कोई महिला बैठी है। और 1 सेकंड में ही, विदिन सेकंड, उसे फिर वो दिखनी बंद हो जाती है। तो वो पीछे दोनों बैठी हुई जो हैं दिव्या और अनीता, उनको नहीं बताता है कि हो सकता है मेरे मन का वहम है, मैंने कुछ और देख लिया या सामान रखा होगा कुछ, तो वो बताता नहीं है जब। पर मन में जब वहम बैठ जाता है तो वहम बैठ ही जाता है। तो वो उसने फिर मुश्किल से 1 मिनट के अंदर वापस पीछे मुड़कर देखा और जब देखता है तो इस बार सिर्फ बाल या सिर्फ सर नहीं दिखाई देता, पूरी एक औरत दिखाई देती है उसे, और बहुत ही भयंकर, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब जिसे बताया ही नहीं जा सकता कि वो भयंकर चेहरा था कैसा। अब ये मेरे कंधे पर भैया 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 भैया। अरे मैं क्या हो गया भैया? मैं कुछ बोलेगा भी भैया 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 पीछे देखो। अरे मैं पागल, में गाड़ी आगे चलूँ मैं पीछे देखूँ, क्या हुआ? भैया पीछे, भैया पीछे, भैया पीछे। अब मैंने रियर व्यू मिरर सेट करा और पीछे देखा। अरे मैं पीछे कुछ है तो नहीं, क्या क्या बोल रहा है? कर भैया गाड़ी में अंदर पीछे देखो। अब जैसे इसने बोला गाड़ी में अंदर पीछे देखो, तो जो पीछे दोनों महिलाएं बैठी हुई हैं हमारी, एकदम चीख पड़ी। अब सब ने पीछे मुड़कर देखा उन्होंने, और मैंने भी अंदर वाला जो शीशा है उसे सेट करके देखा। मैं कुछ तो नहीं है, क्या हुआ? तभी पीछे से दिव्या और अनीता इसके पीछे से सर पे मारते हैं। बोले एक तो रात का टाइम है, अंधेरा हो रहा है, भयंकर रास्ता चल रहा है, ऊपर से डरा रहा है हमें। तो ये बोलता है नहीं भाभी, पीछे मैंने सच में किसी औरत को देखा है अभी, यहाँ डिग्गी में से ऐसे सर निकाला हुआ था उसने। अब मेरा एक बार को मन तो हुआ कि गाड़ी रोक लूँ, ये पता नहीं क्या डर रहा है, क्या इसने क्या देख लिया पीछे। अब ये सब लोग भी देखते हैं तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि अमन हो सकता तुम्हारा वहम हो, अंधेरा रास्ता है, हो सकता तुम डर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है गाड़ी में? हम ही तो बैठे हैं। और पीछे डिग्गी में झांक कर देखती है दिव्या,
वहाँ भी कुछ नहीं होता। बोलो तुम खामखा परेशान हो रहे हो, कुछ भी नहीं है। अब अमन बैठा हुआ है और जो शीशा है जिसमें मुझे देखना चाहिए पीछे, इसने ऐसे सेट कर लिया जिससे इसे पीछे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, पूरी गाड़ी पीछे की दिखाई दे रही है इसे। अब ये डरे जाए और पसीने पसीने हो रहा है एकदम, बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद मुझे, जब मैंने थोड़ा सा इसकी तरफ देखा, मैं, अमन क्या हुआ? अमन, भैया गाड़ी में कोई है भैया, भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया। अब जब इस बार अनीता और दिव्या पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये इतना मजाक तो कभी नहीं करता, तो इस बार सच में इन्हें भी दिखाई दी जाती है वो औरत। और ये इतनी तेज से चीखते हैं कि मुझे रास्ते में गाड़ी में ब्रेक मारने ही पड़ जाते हैं। सोचो आप, अंधेरा रास्ता, सिंगल लाइन का रोड चल रहा है और मैं खेतों के बीच में चल रहा हूँ और रास्ते में कहीं भेड़ियों की या कुत्तों की हो की आवाज़ आ रही है और आसपास का जो माहौल है ना वो इतना भयंकर, और इस तरह की बात कोई आपसे कर दे। और जैसे ही पीछे गर्दन मोड़ी, इतनी देर में से मेरे मुंह से सिर्फ जय बजरंग बली निकला। और पीछे मुड़कर देखा तो मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैंने इन सबको बोला, मैं सच में तुमने कुछ देखा है? तुम वैसे ही खामखा ड्रामा बना रहे हो, डरा रहे हो मुझे। तो मैं अपनी वाइफ और अमन का तो ये विश्वास कर सकता हूँ कि ये लोग शायद मुझसे मजाक कर सकते हैं, लेकिन जब दिव्या ने बोला ना कि भैया सच में देखा मैंने, भैया एक औरत थी पीछे, बहुत डरावनी थी भैया। अब पीछे क्या है, जितनी भी मिठाइयाँ हम लेकर आए हुए हैं या फिर प्रसाद लेकर आए हुए हैं, ये सब सामान रखा हुआ है पीछे। अब मैं गाड़ी वापस चलाने लगता हूँ और नॉन स्टॉप मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाता हूँ गाड़ी में, बहुत तेज तेज से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर। अब जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है तो मैंने रियर व्यू मिरर में खुद ने उस औरत को देखा। वो औरत शायद कोई, ऐसा लग रहा था कि कोई गाँव की औरत है, बड़े बड़े बाल और सर पर ओढ़ना पहना हुआ था जैसा कि गांव की औरतें पहनती हैं, और भयंकर भयंकर काली उसकी आंखें, सिर्फ आंखें ही दिख रही हैं। अब मैंने और तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। अब क्योंकि हनुमान चालीसा मैं पढ़ रहा हूँ तो इस बात से वो जो भी शक्ति थी वो चिढ़ गई और वो इन सबको किसी और को दिखाई नहीं दे रही है और वो सिर्फ रियर व्यू मिरर में मुझे ही दिखाई दे रही है। आप ये समझ लो कि एक आंख से मैं पीछे देख रहा हूँ तो दूसरी आंख से सामने देख रहा हूँ। बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए गाड़ी चलाना। अब ये सब लोग पीछे से और साइड से, अमन बोलता मुझसे कि भैया अब तो कुछ नहीं दिख रहा है, लग रहा है कोई हमारा कुछ छलावा टाइप ऐसा कुछ था या फिर हमारा मन का वहम था। अब मैं हूँ करके और अपना हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ। जैसे ही एक हनुमान चालीसा ख़त्म होती है, वो जो भी चीज़ थी वो मुझे भी दिखनी बंद हो जाती है। तो मुझे भी ऐसा विश्वास हो जाता है कि जो भी था वो शायद ऐसे ही साइड से आ गया होगा हमारे साथ और हनुमान चालीसा के प्रभाव से वो चला गया। तभी विद इन मिनट्स, मुश्किल से 2-3 मिनट की बात होगी, गाड़ी 80-90-100 ऐसे चल रही है और रास्ते में जो मुझे दिखाई देता है वो मेरी आंखें विश्वास नहीं करती कि जहां इस रास्ते पर हम पिछले 1-1.5 घंटे से चल रहे हैं और ये रास्ता ऐसा है कि अब तक मैंने एक कार नहीं देखी, एक गाड़ी नहीं देखी आती हुई। इस रास्ते के बीचों बीच एक पूरी बारात जिसमें कि सिर्फ लोग ही लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो नोटिस करने वाली बात है कि सिर्फ आदमी है, एक भी फीमेल नहीं है इस बारात में। ये एकदम से बारात कहाँ से आ गई? ना ही कोई पीछे बस खड़ी देखी ना कुछ। तो मैं गाड़ी साइड करते हुए रोकता नहीं हूँ लेकिन उसी स्पीड से निकाल देता हूँ। तो अमन बोलता, भैया गाड़ी इतनी साइड में क्यों ले रहे हो, लग जाएगी। अरे मैं यहाँ साइड में इतने लोग नहीं दिख रहे तुझे, इनमें मार दो किसी में। तो सब लोग एकदम से एक साथ बोलते हैं, बोलो कौन से लोग दिख रहे हैं आपको? अरे मैं पूरी बारात नहीं दिख रही तुम्हें साइड में। मेरी वाइफ बोले, तुम क्या बात कर रहे हो, कोई भी नहीं है, रोड खाली तो पड़ा है एकदम। अब वो बारात जैसे ही निकली तो मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं है। इसका मतलब वो जो मैंने देखा या तो कोई वो छलावा था या मेरा वहम। पर इस साइड व्यू मिरर में मुझे जो दिखा वो थी वो औरत। वो औरत मुझे वापस दिखाई दी। अब की बार गाड़ी के अंदर नहीं थी, गाड़ी के बाहर थी, और ऐसा लगा कि रोड पे खड़ी हुई है वो और हम आगे जा रहे हैं।
थोड़ी देर बाद जयपुर हाईवे आ जाता है। हम उस होटल पर रुकते हैं जहाँ की लोकेशन अमन ने डाली हुई थी, और वहाँ रुकने के बाद हमें कहीं सांस में सांस आती है। अब सब लोग भयंकर तरीके से डरे हुए हैं, और इन सब से ज़्यादा डरा हुआ तो मैं हूँ। अब मेरी वाइफ, ये सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों दिख रहा था, आप रेगुलर हनुमान चालीसा बोल रहे थे, क्या बात है। तो मैं इनको बताता हूँ कि तुम्हें जो भी चीज़ दिख रही थी ना, वो तुम्हें तो दिखना बंद हो गई, और अब वो रेगुलरली मुझे दिखाई दे रही है। और मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा था गाड़ी चलाते चलाते। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गाड़ी साइड में कहीं मार दूं या खेतों में उतार दूं रास्ते में। अब हम लोग सुबह लगभग 6 बजे का इंतज़ार करते हैं, और वहीं कभी चाय पी रहे हैं, कभी नाश्ता कर रहे हैं, वहीं टाइम स्पेंड करते हैं अपना होटल पर। अब सुबह होने के बाद हम लोग निकल चलते हैं अपने घर की तरफ। मुझे और मेरी वाइफ को ड्रॉप करने के बाद अमन चला जाता है अपने घर पर। दरअसल अमन मुझसे कुछ दूर रहता है, क्योंकि वो गुड़गांव में जॉब करता है, तो उसने वहीं अपने ऑफिस के आसपास ही फ्लैट लिया हुआ है। अब घर पर पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 10 बज गए हैं, और मैं पूरी रात का थका हुआ, और जो जो देखा और जो हुआ उसके बाद से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि आज ऑफिस चला जाऊं। अब आज तो मैं लगभग पूरे दिन घर पर सोता ही रहता हूं। वाइफ भी कुछ देर आराम करती है, और शाम को जब भगवान की पूजा का टाइम होता है, अब आप इमेजिन नहीं करोगे कि वो पूजा ही नहीं कर पाती। उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसे डरावने विचार आने लग जाते हैं, और वो पूजा ही नहीं, मतलब कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा है। अब मुझे उठाकर वो बोलती हैं कि कहीं वो जो चीज़ हमने देखी थी, और कहीं वो हमारे साथ हमारे घर तो नहीं चली आई है। अरे मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रास्ते की हवा होती है, वो ऐसा कुछ नहीं, डरो मत, ऐसा भगवान का नाम लो और कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा ही डर लग रहा है अगर, तो एक काम करो, मोबाइल पर हनुमान चालीसा चला लो, थोड़ा थोड़ा मन तुम्हारा पक्का हो जाएगा। लेकिन मेरी वाइफ के दिल में पूरी तरीके से डर बैठ चुका था। अब ये तो दिन में और कामों में बिजी रही, और मैं पूरे दिन सोया हूँ, तो रात को ये तो सो गई, और आज पूरी रात मुझे नींद ना आए। और जब इंसान खाली बैठा होता है रात को, तो उसका दिमाग चौतरफा भागता है। तभी मेरा ध्यान जा रहा है कि मैंने देखा क्या था वो, और बार बार वो चेहरा मेरे दिमाग में आए। मैं उठकर टॉयलेट गया हूँ। टॉयलेट में से जैसे ही निकला, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी वाइफ इस कमरे से दूसरे कमरे में गई है अभी। तो मैं, हो सकता है कुछ सामान लेने के लिए, बच्चे का डायपर लेने के लिए गई हूँ। अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ, तो वाइफ वहाँ लेटी हुई है। मैंने वाइफ को उठाया, मैं अभी सामान लेने गई थी कुछ। उन्होंने, नहीं मैं तो सो ही रही हूँ, क्या हुआ। मैं, ठीक है सो जाओ, कोई नहीं। अब मेरा मन नहीं मानता है, और दरअसल मैं उतना नहीं डरता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कमरे में चेक करने चला गया, और लाइट वाइट जला के और वहाँ चेक कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब आप कोई ऐसी चीज़ फेस करते हो, तो चाहे वो आपको दिखे चाहे ना दिखे, आपके शरीर में अचानक से झंझनाहट सी हो जाती है। मेरे अपने आप उस कमरे में जाते ही रोंगटे से खड़े हो गए। तो मुझे अभी भी ऐसा डर नहीं है कि उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा है। पर फिर भी रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने हनुमान जी का नाम लिया और चुपचाप अपने कमरे में आके लेट गया। अब आज पूरी रात कई बार मेरी वाइफ, कई बार डर डर के सपनों में, पता नहीं क्या देखा उन्होंने, और पूरी रात में कई बार उठी डरते डरते, सपने में ही ऐसे कर रही हैं। अरे मैं, क्या हुआ क्या हुआ। बोला कुछ नहीं, वो बुरा सपना देख रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है सो जाओ। अब सुबह होती है, और मेरे मन में वो बात है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो गलत नहीं फील कर रहा हूँ। तो मैं सुबह उठ के नहा धो के भगवान के आगे हाथ जोड़कर, और मैंने फिर से एक हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो कि जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम मुझसे बाहर जा रही है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है बस, ये भगवान को याद करो और भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। अब ऐसा करके मैं ऑफिस जाने लग रहा हूँ। तो मेरी वाइफ बोलती कि एक काम करो, आज और ऑफिस मत जाओ। मैं, क्यों। कह रही, मुझे ना थोड़ा डर सा लग रहा है, और दूसरा ना मेरे बॉडी में बहुत तेज़ पेन हो रहा है, सर दर्द, सर फटा जा रहा है एकदम, तो आज मत जाओ बस। तो मैंने कहा आज मुझे ऑफिस में कुछ बहुत अर्जेंट काम है, अगर आज नहीं किया ना तो बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन फिर शाम को ना बहुत जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है, आज कोशिश करूँगा जल्दी आने की। अब आज शाम को मैं लगभग 6 बजे तक घर आ गया हूँ,
अब मैं फ़ोन करता हूँ अपनी वाइफ को, मैं हेलो कहाँ हो? तो कहती है मैं छत पर बैठी हूँ। अरे मैं इस टाइम कौन छत पर बैठता है? वो नीचे आती हैं कि आज ना मुझसे घर में रुका ही नहीं गया। मैं क्यों? करीब मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था घर पर, और मुझे ना वही वाली औरत जो दिखाई दी थी गाड़ी में, वो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में घूम रही है, वो पूरे घर में घूम रही है। मैं कुछ काम कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे कान के पीछे कोई बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। और घर में छोटा बच्चा है, मैं इसलिए आज पूरे दिन घर में रुकी ही नहीं। और मैं तो खाना कुछ पूरे दिन भूखी है। बोला नहीं, ऊपर वो किराएदारों के साथ बैठ के वहाँ चाय नाश्ता कुछ कर लिया था। मैंने सोच रखा था जब आप आओगे जब ही आऊँगी नीचे। और उसे इतनी तेज़ बुखार हो रखा है। अरे मैं दवाई तो ले ली थी कम से कम। बोला दवाई ले ली लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये। अब जैसे ही हम लोग गेट खोलते हैं तो हम दोनों ने देखा कि कोई और औरत पीले कपड़े में हम दोनों के सामने से हमारे रूम में गई है। और एक सेकंड में होता ना, आपको सिर्फ एक परछाई सी दिखाई दे, कपड़ों का कलर तक याद है कि पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। अब ये देखते के साथ एकदम दोनों को ही डर लगने लगा। फिर इसे मन में हनुमान जी का नाम लेते हुए मैंने चलो एक बार देखते हैं अंदर कमरे में, सच में ऐसा तो नहीं कोई औरत ही घुसी हुई है घर में। अब वो वाइफ बोलती नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ, उस कमरे में मत जाओ। वो देखा नहीं तुमने हमारे सामने कौन गया अभी? अरे मैं रुक जा, देखने तो दे क्या है। अब मैं उस कमरे में जाता हूँ और वहाँ फिर से मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे शरीर के रोंगटे से खड़े हो गए, लेकिन अंदर कोई कुछ है ही नहीं। अब मैं जब उस कमरे में जा रहा हूँ तो मनी मन में अपने इष्ट देवता हनुमान जी का नाम लेते हुए और जब अंदर गया हूँ, मैं देख कोई कोई है ही नहीं यहाँ पर। मेरे पीछे पीछे वाइफ आती है। वाइफ क्या करते, एक काम करे आज हम इस कमरे में नहीं लेटेंगे। मैं कोई नहीं, चलो दूसरे कमरे में लेट जाएंगे। अब मुझे पता तो है कि डर लग रहा है उन्हें भी, अब मुझे भी डर लग ही रहा है, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से। अब दूसरे कमरे में मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके और वहाँ बैठा हूँ। मैं काम करो मेरे लिए पानी ले आओ जाओ। वो बाबू को बेड पर लेटाती हैं और किचन में गई हैं सिर्फ पानी लेने के लिए। अब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ अनीता अनीता। अब ना तो अनीता है ना अनीता की आवाज़ आए। अब अंदर जाकर देख रहा हूँ तो वो फर्श पर पड़ी हुई है और बहुत भयंकर तरीके से कांप रही है। मैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो औरत वो औरत वो औरत। मेरे समझ में आ गया, मैं पक्का जो हवा या फिर जो भी शक्ति थी, जो कुछ भी था वो हमारे घर तक पहुंच गया। मैं कोई बात नहीं, मैंने उसके चेहरे पर पानी मारा, फिर थोड़ा गंगा जल लिया, गंगा जल मारा। मैं एक काम करो तुम बैठो आराम से। और फिर वाइफ को लेकर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी अपनी और अपने भाई के घर चला गया। अब वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा इसे आराम आया, वहाँ खाना खाया, उसके बाद दवाई ली, उसके बाद कहीं जाकर इसे नींद आई। अब भाई के घर पर कब तक रह सकते हैं? और दूसरा ऐसा तो नहीं है कि भाई जो भी चीज़ है वो यहाँ नहीं आ सकती। वो कौन सा इंसान है जो हमारे पीछे पीछे नहीं आ सकता? अब मैंने एंड में थक हार के गुरुजी को फ़ोन मिला दिया, जिनका मैंने आपको बताया था कि अक्सर उनके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वो सब देख लेता हूँ। तो गुरुजी को फ़ोन मिलाया, मैंने सारी बात बताई, मैं गुरुजी ऐसा ऐसा है। और बहुत ज़्यादा डर रही है मेरी वाइफ, और गुरुजी डर तो मुझे भी लग रहा है, और मैंने अपनी आँखों से देखा उसे। तो वो बोलते हैं एक काम करो, अभी हो कहाँ तुम? मैं गुरुजी मैं तो अमन के घर पर हूँ। तो एक काम करो सुबह सुबह कल घर आ जाना और मैं भी वहीं आ जाऊँगा, मुझे लेने आ जाना। अब वो घर आते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं और वो अनीता से और दिव्या से पूरी बात पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुमने कुछ वहाँ ऐसा कुछ करा तो नहीं है, या वहाँ से कुछ ऐसा लेकर आए हो जो तुम्हें नहीं लाना चाहिए था? बोलो नहीं हमें तो कुछ याद नहीं है, हमें कुछ याद नहीं। तो डर के मारे उनका वैसे ही आरा दिमाग खराब हो रखा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि घबराओ मत, एक काम करो अंदर से थोड़ी सी हल्दी लेकर आओ एक प्लेट में। उस हल्दी में वो अपने झोले में से ऑरेंज कलर का शायद सिंदूर टाइप था कुछ, वो मिलाते हैं उसमें। और एक काम करो इसे गंगा जल डालो इसमें और इसको मिलाकर अपनी वाइफ को बोलो कि जो हाथ के छापे हैं वो घर के एंट्रेंस पर लगा दे अपने खुद के हाथ के। तो हमने ऐसा ही किया। अब वो ना कुछ ऑरेंज कलर का हो गया, जैसे हनुमान जी का कलर होता है इस टाइप का। अब उसके छापे लगने के बाद उसे तुरंत ऐसा रिलैक्स फील हुआ कि जैसे उसके शरीर में से कोई बहुत वजन उतर गया हो। तो मैंने बोला मैं गुरुजी अब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो करे देखो ये ना सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए है,
और दूसरा, जो कुछ भी वो था या है, वो जानबूझकर तो ऐसा है नहीं कि तुमने कुछ गलत काम करा है या तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। वो ऐसी हवा धूल जो होती है वो आ जाती है, और उससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक बहुत सरल तरीका है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ और ये दोनों भी घर में लगातार 11 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। और डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता अब, जब तक ये छापे इस घर पर लगे हुए हैं। और अगर कभी भी डर लगे तो तुम लोगों के जो भी इष्ट देवता हैं, अपने इष्ट देवता का नाम लेना, बाकी सब नॉर्मल होगा। तुम्हें कोई गलत कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होता है। और पूरे के पूरे 11 दिन हमने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा, हर किसी ने। अमन और दिव्या ने अपने घर किया और हम दोनों ने यहाँ किया। 11 बार, ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप 11 बार पाठ करना है। आप दिन में टोटल मिलाकर अपने घर में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी थी हमें, जैसा गुरुजी ने बताया। अब 12वें दिन के बाद सब चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि चोट तो एक ही दिन में लग जाती है, पर उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है और वो अपने साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाती है। अब जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, इसकी वजह से मेरी वाइफ को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स अब तक झेलने पड़े हैं। उन्हें मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो गई और साइकोलॉजिकली वो ऐसी हो गई हैं कि वो हर चीज़ पर शक करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि घर में अभी भी कुछ है, और जबकि कुछ है नहीं। तो मुझे आज पता चला कि जो मेरे लिए सिर्फ स्टोरीज़ होती हैं ये और इंसिडेंट्स होते हैं और लोगों के, जब किसी के ऊपर बीतती है तो उन्हें कैसा लगता होगा। और दूसरी एक बात और इस दौरान मुझे समझ में आ गई कि जब कभी भी आप किसी मंदिर में या फिर तीर्थ स्थान पर जाएं तो वहाँ के सारे नियम्स को फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है आप जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दें जो कि आपको खुद को ही पता ना हो कि हमने वो गलती की है, और उसकी वजह से कोई इस तरह की शक्ति आपके पीछे लग जाए और आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो मेरी जो स्टोरीज ना डालने की वजह थी, उनमें से एक वजह ये भी थी कि इस दौरान मैं थोड़ा बहुत परेशान रहा, और इस कहानी के बारे में मैंने आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। तो कैसा लगा आपको ये इंसिडेंट जो कि मेरे साथ हुआ था? और मैं सच बता रहा हूँ कि ये कोई बनाई हुई कहानी या किसी और की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो सब है जो मैंने और मेरी वाइफ ने पीछे कुछ झेला इतने दिन तक। तो आप सुन रहे थे सूरज यादव को। फिर मिलते हैं किसी एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।